रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैं टाइम पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा। कुछ मसरूफियत है उसकी वजह से मैं टाइम पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 मंथ की जो सिचुएशन रही है क्रिप्टो के हवाले से, क्रिप्टो की मेजर अपडेट्स के हवाले से, क्रिप्टो की रेगुलेशंस के हवाले से, क्रिप्टो इंडस्ट्री की में जो मेन उसके इवेंट्स हैं उनके हवाले से। और ये वीडियो, इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा, अगर आपको सिग्नल चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग सिग्नल के तलाश में होते हैं, तो आप अपने लिए सिग्नल इंडिकेट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स, अगले 4-5 महीने के लिए, या एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आप अपने लिए सिग्नल की एक इंडिकेशन बना सकते हो इस वीडियो को गौर से सुनने के बाद। ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इस इवेंट की तरफ। थोड़ी सी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दी थी, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 2 वीक्स पहले की अपडेट है, ठीक है। और ये अपडेट थी यूएस से। यूएस का एक इदारा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। 68 क्रिप्टो करेंसीज आर नाउ सीन एज सिक्योरिटीज बाय सिक्योरिटी एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। और कॉइन टेलीग्राफ पे एग्जैक्टली अगर मैं आपको डेट बताऊं तो ये 5 जून को ये अनाउंसमेंट हुई थी, और जिसमें 68 क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया गया था, जिनकी डिटेल्स कॉइन टेलीग्राफ पे ये आपको डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट है। और उनमें मेजर जो करेंसीज थी, मेजर जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स जिनको आप कह सकते हो, जिनमें बीएनबी था, सोल था, बीयूएसडी था, कार्डानो था, मैटिक था, एटम था, सैंडबॉक्स था, माना था, एएक्सएस और एक्जी इन्फिनिटी यानी और कोटी। और उसके अलावा बेसिकली इस न्यूज़ में आप देख सकते हो। और प्लस जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इदारा है जो अमेरिका का, उसने केस कर लिया, 10 से 11 चार्जेस लगा दिए बाइनेंस पे भी, और बाइनेंस पे भी केस कर दिया। और एक और एक्सचेंज है कॉइनबेस, तो कॉइनबेस पे भी उन्होंने चार्जेस लगा दिए। और उस चार्जेस ये थे कि बेसिकली ये लोग भी सिक्योरिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ को इन्होंने लिस्ट किया हुआ है अपनी एक्सचेंजेस पे। तो कॉइनबेस पे भी जो लोग, जो 68 करेंसी सिक्योरिटीज़ के ज़ुमरे में आई हैं, उनमें वो सारे प्रोजेक्ट्स, आप उनमें अगर आप देखो, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। और टॉप ऑफ द लिस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बीएनबी हो गया, तो ये बीएनबी तो बाइनेंस का खुद का कॉइन है, इसको लिस्ट नहीं करेगा बाइनेंस पे, तो किसको करेगा, ठीक है। तो इसी तरह बीयूएसडी बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। और इसी तरह बहुत सारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बेस पे 11-12 चार्जेस बाइनेंस पे आए हैं। और इसके हवाले से आगे डेवलपिंग स्टोरी क्या बनी है, तो मैं आपको यानी कि 5 जून से, यानी इस मंथ के स्टार्ट 5 तारीख को, जो ये मंथ चल रहा है जून का, तब से जो सिचुएशन डेवलप होना शुरू हुई, वहाँ से मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसी तरह कॉइन बेस पे भी तकरीबन 8-10 कॉइन्स जो टॉप ऑफ द लिस्ट के ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, मैटिक हो गया और सोल हो गया, कार्डानो हो गया, मतलब जो टॉप 10 में जिनको आप देखते हो, उन करेंसीज की एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मिल भी जाएगा कि SEC फाइल्स 13 चार्जेस अगेंस्ट बाइनेंस एंटिटीज एंड फाउंडर, जो उसका फाउंडर है। और इसमें अगर इन शॉर्ट में अगर आप बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं। और एंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द अनरजिस्टर्ड ऑफर एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलें तो कॉइनबेस पे भी यही चार्जेस थे कि कॉइनबेस इज़ द लेटेस्ट टारगेट ऑफ SEC क्रिप्टो क्रैकडाउन, हाउ यूएस इन्वेस्टर्स में बी अफेक्टेड। और यहाँ पे आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। ये 6 जून को ये भी एग्जैक्टली अगर बताऊँ, द फेडरल रेगुलेटर अलाई कॉइनबेस ऑपरेटेड इट्स क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एज एन अनरजिस्टर्ड नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड ब्रोकर पर द जून 6 प्रेस रिलीज, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो, या फेडरल रेगुलेटर्स की जो 6 जून की ये प्रेस रिलीज थी, जो कॉइनबेस के हवाले से थी, तो ये रेगुलेशंस के हवाले से बहुत टाइट कर रहे हैं, ठीक है, कॉइनबेस को भी और बाइनेंस को भी। अब आगे उसके बाद सिचुएशन कैसे डेवलप हुई उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि तकरीबन 10 दिन के बाद, एग्जैक्टली 15 जून को, ठीक है, और 15 जून को ये हुआ कि ब्लैक रॉक जो एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, और इसका बैकग्राउंड समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको न्यूज़ की डेप्थ का अंदाज़ा हो। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है कि 150 कंट्रीज़ की, लगभग 150 कंट्रीज़ की टोटल जीडीपी को एक साइड पर आप रखो, और ब्लैक रॉक जो कंपनी है ये अमेरिकन नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, इसकी नेटवर्थ को आप एक साइड पर रखो और दुनिया की 150 कंट्रीज़ की टोटल जीडीपी को एक साइड पर रखो, तो ये जो कंपनी है इसका फंड ज़्यादा होगा, मतलब इतनी इसकी डेप्थ है। इंडिया जो लास्ट तकरीबन 2 हफ्ते पहले 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है, इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो ट्रिलियंस में आती है, ठीक है। तो ये इंडिया की जीडीपी का भी, जीडीपी से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है, ठीक है। ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, ये दुनिया भर के एसेट्स मैनेज करती है। इस कंपनी का सिंपल फार्मूला ये है कि इसको बेसिकली अमेरिका का एक्सटेंडेड हैंड भी बोला जाता है। यानी अमेरिका, ये कंपनी, इसने मान लो कि अगर किसी कंपनी में या किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया, तो उस कंपनी की एक तरह से समझ लो कि तकदीर बदल जाएगी। और जिस कंपनी से अमेरिका अगर बोल दे कि इस कंपनी से, इस कंट्री से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो, तो उनका कोई फ्यूचर बाकी नहीं रहता, ठीक है। उन कंपनीज़ का कोई फ्यूचर बाकी नहीं रहता, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसने आज तक जो ETF की जो एप्लीकेशन फाइल किए हैं, वो तकरीबन
574 ETF की एप्लीकेशन फाइल किए हैं और 575 ETF की एप्लीकेशन फाइल किए हैं और उनमें से सिर्फ एक जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है, बाकी 574 एप्लीकेशन का अप्रूवल इनको मिल गया। अब ब्लैक रॉक जो कंपनी है इसने बिटकॉइन की ETF के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। देखें, जो लोग होते हैं एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, एक होता है कि ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट। ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट इस तरह से होती है कि वो एक पेपर एग्रीमेंट होता है कि आप ब्लैक रॉक कंपनी के पास जाते हो और आप कहते हो कि मैं इतने बिटकॉइन बाय करना चाहता हूँ। देखिए, जो बड़े बैंक्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, वो कभी भी एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड नहीं करते। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनको ये अलाउ ही नहीं होता, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये नहीं आ रहा होता कि उनको बेसिकली उनको अलाउ ही नहीं होता कि वो इस तरह से एक्सचेंज के थ्रू, किसी एक्सचेंज के थ्रू मतलब क्रिप्टो बाय कर सकें या इवन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो है ना उनको एक्सचेंज के थ्रू नहीं कर सकते। तो वो ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो किसी भी चीज़ के, गोल्ड के भी ETF होते हैं। ये बिटकॉइन के ETF की भी बात हो रही है। तो बिटकॉइन के ETF का मतलब ये होता है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशनल मनी होती है वो ETF के थ्रू आती है। इवन बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स, कंपनीज, बैंक्स, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो ETF के थ्रू होती है बिटकॉइन में। तो ये ब्लैक रॉक जो कंपनी है जो बिटकॉइन का ETF लेके आ रही है, बैकग्राउंड कुछ चीज़ें और हैं जो डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूँ। एक ओपिनियन यह है कि ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो जो मतलब कोई भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट चीज़ हो, कि कोई भी ऐसा काम जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जा रहा हो, उसमें कभी भी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ब्लैक रॉक कंपनी, ये उसकी पॉलिसीज़ में शामिल है। और बिटकॉइन के बारे में कहा यह है कि बिटकॉइन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ पे कॉस्ट आती है तो वहाँ पे आप कह लो कि वो उसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के तौर पर नहीं देखते। तो फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन के ETF के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। और इसका मतलब हालांकि उसने अपनी पॉलिसीज़ की खिलाफवर्जी की है। इसका मतलब है कि इसके पीछे किसी भी तरह की कोई गेम हो सकती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब बिटकॉइन की ब्लैक रॉक ये जो कंपनी है इसने जैसे ही एप्लीकेशन फाइल की बिटकॉइन के ETF के लिए, तो बिटकॉइन उस वक्त $25,000 पे ट्रेड कर रहा था और बिटकॉइन विद इन फ्यू डेज़ बिटकॉइन $31,000 पे चला गया। इस वक्त भी आज की डेट में अगर बात करूं तो बिटकॉइन की प्राइस $30,200 चल रही है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है कि लोग ये समझते हैं कि ब्लैक रॉक ने ये जो एप्लीकेशन फाइल की है ये बहुत जल्द आज 2 दिन 4 दिन के अंदर अचानक हमें न्यूज़ मिलेगी कि ब्लैक रॉक की जो ETF की एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगी है। अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मेन बात मैं आपको ये बताऊं कि जो ब्लैक रॉक की जो ETF की एप्लीकेशन है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो SEC है वो अप्रूव उसको करेगा या रिजेक्ट करेगा। और बेसिकली SEC की जो प्रोसीजर है किसी भी ETF की एप्लीकेशन को अप्रूव करने का या उसको देखने का या उसको डीपली उसको चेक करने का, उसको ऑडिट करने का एक तरह से, तो वो जो टाइम उस पर लगता है वो 4 to 5 मंथ्स का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में एक चीज़ ये बोली जा रही है कि अब ये ETF बेसिकली ब्लैक रॉक क्यों लेके आया। देखिए, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे ही US ने सिक्योरिटीज अनाउंस किया 68 क्रिप्टो करेंसीज को, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट के आल्ट कॉइंस शामिल थे, और उसके 10 दिन के बाद ब्लैक रॉक की ये जो कंपनी है उसने बिटकॉइन की ETF के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी। ये टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। US एक तरह से क्रिप्टो को टाइट कर रहा है और दूसरी तरफ से US में ही एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका बड़ा नाम, बहुत बड़ी लेगेसी है, उसने एक ETF के लिए बिटकॉइन के ETF के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस तरह की जो बड़ी कंपनीज होती हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होती हैं। उनकी एक एक चीज़, एक एक स्टेप का उनको पता होता है कि कब उन्होंने क्या करना है, और उनको किसी भी तरह का ग्रीन सिग्नल कहा जाता है कि हो सकता है कि बिटकॉइन की ETF के हवाले से कि वो अप्रूव हो जाए। उसकी वजह ये है कि जैसे ही अमेरिका ने सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर किया 68 क्रिप्टो करेंसीज को, तो अब US क्रिप्टो फ्रेंडली फिलहाल नहीं माना जा रहा, ठीक है। तो इस वजह से US में जितनी भी क्रिप्टो की बड़ी कंपनीज हैं, एक तो उनको दूसरे कंट्रीज से ऑफर आ रही है, और जैसे हांगकांग हो गया जो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, हांगकांग हो गया, काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं, इवन UK से भी बहुत सारी कंपनीज़ US के बहुत सारी कंपनीज़ को ऑफर कर रही हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें और आके हमारी कंट्रीज़ में सेटअप करें। जिस तरह का भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी जिस तरह से भी आप क्रिप्टो में काम करना चाह रहे हैं, आप हमारी कंट्रीज़ में आके करें, ठीक है। अब इवन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत सारे मूव कर रहे हैं, और बहुत सारे जितनी भी क्रिप्टो मनी है, ओवरऑल गेम ये है कि क्रिप्टो में अगर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं US में, तो US से पैसा निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, जाएगा दूसरी कंट्रीज में। तो US कभी भी ये नहीं चाहता कि US से पैसा बाहर जाए। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ब्लैक रॉक की जो ETF की एप्लीकेशन लेके आया है, ये इस वजह से लेके आया है कि US से पैसा बाहर ना निकले और US में पैसा रहे, ठीक है। और अब ETF अगर US में अप्रूव हो जाता है तो US के सिटीजन को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ US में ही है, तो वो US की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी ETF के थ्रू होगी और US में ही पैसा रहेगा, एक चीज़। और इसी के हवाले से एक न्यूज़ आपको और भी बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले US ने एक और 2-3 दिन पहले US ने एक और एक स्टेटमेंट US के फेडरल रेगुलेटर्स की तरफ से आई है कि उन्होंने एक SEC ने एक एक्सचेंज रिकमेंड किया, पॉलीथियम इस तरह का कुछ नाम है, पॉलीथियम एक्सचेंज को कोई भी नहीं जानता, ठीक है। वो बेसिकली 2017 में वो एंटिटी बनी थी, उस पर काम होना स्टार्ट हुआ था। अब उस एक्सचेंज का जो ओनर है वो टोटली प्रो SEC है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। उसकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखो तो वो हर स्टेटमेंट में वो तारीफ कर रहा होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो इदारा है उसकी, और वो कहता है कि
जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कह रहा है, जिस तरह से चलने का कह रहा है, उस तरह से चलना चाहिए, तभी क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है ये फ्लरिश कर सकती है, ठीक है। तो जबकि उस एक्सचेंज को कोई भी मान नहीं रहा, कोई भी उससे एग्री नहीं कर रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, उसको आपने सुनना है, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, ये जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ तक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके मुताबिक लगता है कि अगर यूएस ये चाह रहा है कि यूएस से पैसा बाहर ना जाए, तो होगा ये कि विद इन 1 मंथ में भी, क्योंकि उसमें फिर वो प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ की जो अप्रूवल एप्लीकेशन है उसको अगर अप्रूव करना हुआ तो उसको बहुत लेट नहीं करेंगे। मैं भी शायद विद इन 1 और 2 मंथ, विद इन 2 मंथ्स वो शायद इसको अप्रूव कर दें, 1 मंथ के अंदर भी अप्रूव कर सकते हैं, जल्दी भी करना हो, ताकि यूएस से पैसा बाहर ना निकले। और दूसरा जो मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल इमेजिनेशन है वो गलत भी हो सकती है। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद मे बी यूएस किसी भी हवाले से एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो होते हैं वो शायद वो ना कर रहा हो अभी, शायद वो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, क्योंकि बेसिकली यूएस ब्लैक रॉक यूएस में काम कर रही है और यूएस की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स निकलवा सकती हैं इस तरह की कंपनीज से कि आप ये स्टेटमेंट दे दें। अब जैसे ये स्टेटमेंट ब्लैक रॉक की तरफ से आई है कि वो बिटकॉइन के एटीएफ के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी कंपनीज हो सकता है वेट करें 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 महीने, हो सकते हैं 5 महीने गुजर जाए, नेक्स्ट 5 मंथ्स गुजर जाएँ और वो वेट करती रहें कि यूएस में एटीएफ शायद अप्रूव हो जाए, ब्लैक रॉक जो कंपनी है इसका बिटकॉइन एटीएफ अप्रूव हो जाए, तो हम यहीं पे यूएस में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना भी कोई एक आसान चीज़ नहीं होती, आपको डिफरेंट तरह से चीज़ों को सेटअप करना होता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लोगों को हायर करना मुश्किल हो जाता है। खैर, मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि ये टाइम बाइंग टैक्टिस भी हो और 4-5 महीने गुजर जाएँ और बाद में पता चले कि यूएस ने ब्लैक रॉक की जो कंपनी है उसका ईटीएफ उसको रिजेक्ट कर दिया, अप्रूव ना करे। लेकिन बहुत कम चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी का एक बैकग्राउंड होता है। ब्लैक रॉक जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट की, इसकी 575 जो एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस प्रपोजल्स हैं, उनमें से 574 एक्सेप्ट हुए हैं, सिर्फ एक रिजेक्ट हुआ है आज तक की हिस्ट्री में, ठीक है। और बिटकॉइन का जो एटीएफ का अप्रूवल है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो एसईसी है, उसकी हिस्ट्री ये है कि उसके पास अभी तक सिर्फ 34 बिटकॉइन ईटीएफ की एप्लीकेशन आई हैं और 34 की 34 उसने सब रिजेक्ट किए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ब्लैक रॉक की जो बिटकॉइन की ईटीएफ की एप्लीकेशन है उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। हालांकि उसने उससे पहले जो 34 एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं उनके बिटकॉइन की ईटीएफ की एप्लीकेशन को उसने सबको रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एक जो चीज़ उसके साथ और हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जैसे ही ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन के ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, विद इन फ्यू डेज बहुत सारी और कंपनीज ने भी, जैसे एक एसेट मैनेजमेंट की एक और कंपनी है विजडम ट्री, ठीक है, विजडम ट्री के नाम से एक एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, तो इन्होंने भी ईटीएफ की एप्लीकेशन फाइल कर दी है। इन्होंने ईटीएफ की एप्लीकेशन, उसके अलावा बहुत सारी यूएस में, इस वक्त यूएस में तकरीबन 5 से 6 डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं ब्लैक रॉक को छोड़ के। ब्लैक रॉक के बाद उन्होंने 5-6 कंपनीज ने और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने बिटकॉइन के ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी हैं। अगर ब्लैक रॉक की ईटीएफ की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारी और कंपनीज के भी ईटीएफ की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएंगी। इवन ना सिर्फ यूएस में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज ने दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी हैं, ठीक है। तो अगर ब्लैक रॉक की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो बहुत सारी और भी दुनिया की कंट्रीज में ईटीएफ, बहुत सारे ईटीएफ अप्रूव हो जाएंगे और ऐसे इस सूरत में एक क्लियर सिग्नल है जो जिसको कोई झुटला नहीं सकता कि बिटकॉइन बूम कर जाएगा और वो $40,000 to $50,000 इजीली चला जाएगा। $40,000 तो एक आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अगर ब्लैक रॉक की कंपनी जो है उसका ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो $40,000 आप कंफर्म समझ लें कि इतना इजीली बिटकॉइन चला जाएगा और इवन $50,000 तक भी जा सकता है। अगर ब्लैक रॉक की ईटीएफ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है नेक्स्ट 1 महीने के अंदर, अगर उसका कोई नोटिस आ जाता है इस तरह का कि कोई अनाउंसमेंट उसके बारे में हो जाती है, या फिर इवन 3-4 महीने के बाद भी अगर ये चीज़ आती है कि वो अप्रूव हुई है या रिजेक्ट, तो उस सूरत में भी मार्केट तब क्रैश करेगी। क्रैश आएगा, बहुत बड़ा क्रैश नहीं आएगा, छोटा क्रैश ही आएगा। मतलब आप कह सकते हो कि अगर $2,000 का आ सकता है, $2,500 का आ सकता है, $2,2500 का, जो कि नॉर्मल है। मार्केट क्रैश होती है और उसके बाद वापस से रिकवर कर जाती है, ठीक है। अब एक आपके साथ बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन पे एक तरह से आपको इंडिकेशन मिलेगी कि आने वाले टाइम में आपने बड़े क्राइसिस से कैसे बचना है, ठीक है। उससे पहले बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, आप ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हमें उस अप्रूव होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। देखें, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये बहुत ही एक उसमें एक फेयर वाली बात है, हमारे लिए एक नुकसानदेह बात है। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए, अगर आप बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट नहीं हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने देखना है चीज़ों को, आप पोंजी स्कीम्स पर बिलीव रखते हो, तो उसके हिसाब से फ़ायदेमंद है। अगर ब्लैक रॉक का ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो बिटकॉइन पंप कर जाएगा डेफिनेटली। बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 तक भी जा सकती है, यानी अगर इंस्टीट्यूशनल मनी आना स्टार्ट हो गया, सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं बाकी भी ईटीएफ अप्रूव होना स्टार्ट होगी, तो एक फ्लो बनेगा एक दिन के अंदर नहीं, यानी विद इन फ्यू मंथ्स आप देखोगे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है ना आपको अच्छी खासी $50,000 के ऊपर ईजिली आप देख सकते हो। मेन बात यह है कि देखें, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से नुकसानदेह बात यह है कि बहुत टेक्निकल बात है, बहुत कम लोगों को इस बात का आइडिया होता है कि ब्लैक रॉक
में जो लोग ETF अप्रूव होगा तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से करेंगे। लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि लोग जाके कहेंगे कि मुझे इतने बिटकॉइन बाय करने, लोग उतने पैसे देंगे और ब्लैक रॉक कंपनी जो है उनको एक पेपर, एक रिटर्न पेपर की फॉर्म में एक एग्रीमेंट दे देगा कि हाँ आपने ये इतने मुझसे बाई किए, ठीक है। एक प्रॉमिस लिख के दे देगा कि आप जब भी मुझसे ये वापस आके लेना चाहो या निकलवाना चाहो इसको तो आप निकलवा सकते हो। अब ब्लैक रॉक एक कोई भी आपने जाके एक बिटकॉइन के पैसे दिए कि आप एक बिटकॉइन खरीदना चाह रहे हो और उतने डॉलर आपने दिए कि मैं एक बिटकॉइन खरीदना चाह रहा हूँ। अब आपको नहीं पता कि ब्लैक रॉक कंपनी जो है उसने आगे एक बिटकॉइन खरीदा या नहीं खरीदा, ठीक है। और देखें, और आप ब्लैक रॉक को कभी भी नहीं कह सकते वो इतनी बड़ी कंपनी है। वो मैंने आपको जैसे समझाया कि 150 कंट्रीज़ को एक साइड पे रखो, उसका टोटल जीडीपी को एक साइड पे रखो और ब्लैक रॉक का जो टोटल फंड है उसको एक साइड पे रखो, तो वो बड़ा होगा। तो ये कंपनी ऐसी है कि इसका ऑडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई इसका ऑडिट करने वाला नहीं है, कोई इसको ऑडिट नहीं कर सकता कि बताओ भाई आपने इतने, जैसे होता है ना कि एक रूल था बैंकिंग सिस्टम में कि ट्रेडिशनल बैंकिंग में कि रूल ये है कि आप उतने ही नोट प्रिंट कर सकते हो कि जितना आपके पास सोना हो, ठीक है। लेकिन क्या आपको, अब आप किसी भी, अब आपको पता है कि हर मुल्क में ये ऐसा हो रहा है कि किसी भी मुल्क के पास उतना सोना नहीं है जितने उसने नोट प्रिंट कर दिए हैं, हर मुल्क ने, चाहे अमेरिका की बात करो, किसी की भी बात करो, तो हर कंट्री नोट प्रिंट करता जाता है। इसी तरह हो सकता है कि ब्लैक रॉक इतने बिटकॉइन बाय ना करे जितने वो आगे लोगों को लिख के देता जाए कि हाँ आपने इतने बाय कर लिए, हाँ आपने इतने बाय कर लिए। अब देखिए वो इतनी बड़ी कंपनी है ना कि लोगों को उसमें इस बात का फियर नहीं है कि वो कंपनी तबाह हो सकती है या वो कंपनी बैंक करप्ट हो सकती है, ठीक है, या बैंक रन हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास $10 ट्रिलियन का फंड है। उस फंड की वजह से उसका उसका जो ट्रस्ट स्कोर है या उसका जो वो इतना बड़ा है कि लोग उससे ये पूछेंगे भी नहीं कि आपके पास क्या वाकई में आपने ये बाई किए या नहीं बाई किए, ठीक है। और इसमें देखें, उसमें नुकसान ये है कि आने वाले टाइम में अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को एक रियल उसकी ग्रोथ को देखना चाह रहे हो तो वो आप कभी भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जब ब्लैक रॉक रियल ग्रोथ कब होगी कि जब 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 एक बिटकॉइन जब खरीदा गया तो वो वाकई खरीदा गया हो, ठीक है। अगर उस बिटकॉइन को नहीं खरीदा गया तो एक्सचेंजेस पे आप देखोगे तो, या बिटकॉइन की प्राइस को देखोगे तो वो उसकी प्राइस मैनिपुलेशन होती रहेगी, यानी उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि अगर किसी ने, लेट्स सपोज किसी ने 10,000 बिटकॉइन बाई किए, लेकिन ब्लैक रॉक ने वो 10,000 बिटकॉइन बाई नहीं किए, उससे वो पैसे रख लिए अपने पास, लेकिन 10,000 बिटकॉइन बाई नहीं किए, तो क्या होगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो प्राइस उस तरह से पंप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि न्यू बाइंग नहीं होगी। लेकिन अब देखें ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू सब पता चल जाता है। ऑन चेन एनालिसिस, ऑन चेन इन्वेस्टिगेशन क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी यही है कि ब्लॉकचेन, देखें डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन को एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इसी वजह से बोला जाता है कि वो बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन पे वर्क करता है वो एक ओपन होती है, वो एक पब्लिक लेयर होता है। जितने भी यूज़र बिटकॉइन के नेटवर्क में ऐड होते हैं उन सब के पास उस खाते की कॉपी जाती है कि बिटकॉइन के टोटल इतने ब्लॉक्स हैं, बिटकॉइन टोटल इतने जनरेट हो चुके हैं, इतने माइन हो चुके हैं, बिटकॉइन की प्राइस ये है, तो वो हर किसी के पास जाती है। और न्यू जब बाइंग होती है, न्यू एड्रेस जनरेट होते हैं, तो उस हर चीज़ का एक डाटा होता है, इसको ऑन चेन डाटा कहते हैं। तो ऑन चेन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता चल जाती है। जब बहुत ज़्यादा पैसा ब्लैक रॉक के पास आएगा, ट्रिलियन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, बिलियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो इन्वेस्टमेंट अगर हमें बिटकॉइन की ब्लॉकचेन डाटा में नहीं दिखेगी तो ऑटोमेटिकली वो पता चल जाएगी कि ब्लैक रॉक जो कंपनी है वो लोगों से इन्वेस्टमेंट तो ले रहे हैं और लोगों को एक पेपर एग्रीमेंट तो लिख के दे रहे हैं कि आपने ये बिटकॉइन इतने हमसे खरीद लिए हैं, ठीक है, आपने इतने खरीदे और हम आपके इतने बिटकॉइन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसने एक रियल टाइम में किसी एक्सचेंज पे जाके उस बिटकॉइन को खरीदा नहीं है, ठीक है। तो वो अगर नहीं खरीदेगी तो प्राइस उसकी उस तरह से बिटकॉइन की अप्रिशिएट नहीं करेगी। एक सिर्फ एक न्यूज़ आएगी कि किसी कंपनी ने, जैसे कोई बैंक, बड़ा दुनिया का बड़ा बैंक ब्लैक रॉक जो कंपनी है उसके थ्रू एक इन्वेस्टमेंट करे और वो अनाउंसमेंट कर दे कि उन्होंने 10,000 बिटकॉइन बाई किए हैं। लेकिन 10,000 बिटकॉइन की जो न्यूज़ का जो एक उससे जो एक हाइप बने मार्केट में वो तो बने, लेकिन एक आपको रियल टाइम उसकी ऑन चेन इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ नजर ना आए और वो मार्केट फिर क्रैश होकर नीचे आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें जब कंटिन्यूसली होती जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक रॉक अगर इस तरह की चीज़ें करेगा तो एक्सपोज हो जाएगा। दूसरा, ब्लैक रॉक जो कंपनी है उसने ETF के लिए जो एप्लीकेशन फाइल किया है उसका जो रिटर्न एग्रीमेंट है, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एक डॉक्यूमेंट है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो आने वाले टाइम में अगर बिटकॉइन का फोक हुआ तो चेन कौन सी होगी वो हम डिसाइड करेंगे। जबकि सतोशी नाकामोटो का ये रूल है कि वैसे जो मैंने पिछली आपको एक चीज़ें समझाई उसके हवाले से, सतोशी नाकामोटो का ये रूल है कि उसने कहा था कि नॉट योर कीज़ नॉट योर क्रिप्टो, यानी अगर आपके पास आपकी कीज़ नहीं है क्रिप्टो, अगर आप होल्ड कर रहे हो और आपकी कीज़ आपके पास नहीं है तो वो आपकी क्रिप्टो नहीं है। अगर आप किसी बैंकिंग एग्रीमेंट के थ्रू या इस तरह की जो कंपनी एसेट मैनेजमेंट की होती हैं, ब्लैक रॉक या इस तरह की कंपनीज के थ्रू आप एक पेपर एग्रीमेंट ले लेते हो और उनको पेमेंट करके कहते हो कि आपके पास बिटकॉइन है और आपने बिटकॉइन खरीद दिया और वो पेपर लेके आप घूम रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिटकॉइन को एक्चुअल में आपने बिटकॉइन को नहीं खरीदा, क्योंकि जो असल माल है ना वो ब्लैक रॉक के पास है, ब्लैक रॉक जो कंपनी होगी उसके पास रहेगा। तो ये बड़ी इन डेप्थ एक नॉलेज है, ये आपको बहुत कम इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो आगे मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है। बिटकॉइन का नेटवर्क टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, बिटकॉइन किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से क्रिप्टो को, पहले वो डिफरेंट तरीके से देख रहे थे, अब वो उसको एक फाइनेंस के तौर पे देख रहे थे कि क्रिप्टो भी इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसलिए उसमें वो रेगुलेशन, एक फाइनेंशियल रेगुलेशन लाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो सारी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज पे उस तरह से नहीं आ सकती। तो खासकर बिटकॉइन के नेटवर्क पे तो कभी भी नहीं आ सकती रेगुलेशंस, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क है डिसेंट्रलाइज। अब बिटकॉइन के नेटवर्क को किसी भी तरह से, किसी हद तक थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या किसी भी तरह से, तो वो ब्लैक रॉक इस तरह की कंपनीज और इस तरह के बैंक्स को इन्वॉल्व करके
फिर उनके थ्रू जो है ना चीज़ों को बेसिकली मेन बात क्या है कि पैसे पे कंट्रोल। देखिए जो हुकूमतें जितनी भी होती हैं उनको ये चीज़ चाहिए होती है कि जो पैसा है, ठीक है, जो लोगों का पैसा है उस पर कैसे कंट्रोल रखा जाए, ठीक है। इवन अगर जो बैंकिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका जो पैसा है वो आपका नहीं है, वो बैंक्स के कंट्रोल में होता है। और एकदम से अगर 100% लोग चले जाएँ तो कभी भी वो सारा पैसा नहीं निकलवा सकते जो बैंक्स के अंदर होता है, ना ही उनके पास इतना पैसा होता है, ठीक है। तो बैंक्स पैसा भी बना रहे होते हैं और हमारा जो पैसा है वो एक तरह से आप कह लो कि वो एक एक सेफ़ नहीं होता, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात करें, बट मेरा बिलीव इसके हवाले से ये है कि देखें, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है कि जो अमेरिका सोचेगा वही होगा। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। बट अब जो दुनिया की एक सिचुएशन बन रही है, जिस तरह चाइना अलग से एक अपनी करेंसी में ट्रेड करवा रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रशिया का एक अलग से ब्लॉक है। अमेरिका ने जो अभी रशिया यूक्रेन वार में जिस तरह का नुकसान रशिया को पहुंचाया, तो रशिया कभी भी एग्री नहीं कर सकता अमेरिका की किसी भी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर जो नेक्स्ट बनेगा वो एक डिफरेंट, अभी एक चीज़ और भी हुई है कि देखें, दुनिया की जो रिजर्व करेंसी थी इससे पहले आज की डेट में भी वो डॉलर है। तो हर कंट्री के डॉलर में रिजर्व्स होते हैं, तो दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज़ में होते हैं। तो अमेरिका के अंदर रशिया के जितने भी रिजर्व्स थे वो $300 बिलियन के थे। जब रशिया यूक्रेन वार हुई तो अमेरिका ने रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाई, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, स्टार्टिंग में, जब 2022 की बात कर रहा हूँ उस वक्त। तो अमेरिका ने रशिया के वो $300 बिलियन फ्रीज कर दिए। तो ये मैसेज पूरी दुनिया को गया कि जितने भी हमारे रिजर्व डॉलर में पड़े हुए हैं, अगर हम कोई भी एक ऐसी चीज़ करते हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, तो अमेरिका कभी भी उन फंड्स को फ्रीज कर देगा, तो वो हमारे पैसे नहीं है। तो दुनिया में ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट ओपिनियंस आ चुके हैं, और काफ़ी सारे एक तहफ़्फ़ुज़ात आ चुकी हैं, कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं। और अब जो है ना आने वाले टाइम में बिटकॉइन को, मेरे हिसाब से बिटकॉइन को स्पेस मिलेगी, ठीक है। बिटकॉइन को स्पेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और बिटकॉइन एक फाइनेंस के तौर पे इस चीज़ को देखा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों का इंतजार कर रहे होते हैं, ये भी एक फाइनेंशियल डीप रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में देखें, अभी जो रेगुलेशंस हैं या जो भी अमेरिका में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, ठीक है, और क्रिप्टो के हवाले से, क्रिप्टो के रेगुलेशंस के हवाले से मैं ये समझता हूँ ये कम से कम 1 साल तक भी कंटिन्यू रहेगा, शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेगुलेशन जितनी भी हैं ये सारी कम से कम 1 साल तक रहेंगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर आपको 1 साल या 2 साल के अंदर, 1 साल कम से कम 1 साल का टाइम आप ले सकते हो, 1.5 ईयर कर लें, ठीक है, 1.5 साल तक आपने 2 चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एक तो एक जो चीज़ है वो स्टेबल कॉइन्स की रेगुलेशंस। स्टेबल कॉइन की रेगुलेशंस जो है ना उस पर आपने नजर रखनी है। स्टेबल कॉइन की रेगुलेशंस से बचने का एक तरीका मैं आपको और भी बताता हूँ। देखिए, कभी भी किसी भी स्टेबल कॉइन के बारे में कोई ऐसी बात आ सकती है कि वो स्टेबल कॉइन डीपैक हो जाए, यानी क्रैश हो जाए, ठीक है। इवन यहाँ तक कि यूएसडीटी भी, शायद मैं आपको इनसिक्योरिटीज़ इंजेक्ट नहीं कर रहा आपके अंदर, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो इसलिए स्टेबल कॉइन्स का पोर्टफोलियो, जैसे वो कहा जाता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्रिप्टो का एक रूल है कि उसमें कहा जाता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। तो अगर आप स्टेबल कॉइन्स में भी अपने पैसा रखा हुआ है तो आप कुछ यूएसडीटी में रखो। बीयूएसडी में तो आपने नहीं रखना। बीयूएसडी एक तो सिक्योरिटी डिक्लेयर हो चुका है, दूसरा बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। तो बाइनेंस पे ऑलरेडी अमेरिका बहुत एक टाइट उसने एक पोजिशनिंग बनाई हुई है अगेंस्ट बाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है। तो एक यूएसडीटी, दूसरा आप यूएसडीसी या किसी दूसरे कॉइन को देख सकते हो जो आप ठीक, जो भी आपको जितने भी स्टेबल कॉइन्स टॉप ऑफ द लिस्ट के 4-5 कॉइन्स हैं उनमें से दो पे आप रिलाई करके उनमें पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ये बहुत बड़ा सिग्नल है, ठीक है, कि आप एक चीज़ और भी है जिसको आप स्टेबल कॉइन कंसिडर कर सकते हो, और वो है बिटकॉइन। आप अपने जो पैसा अपने स्टेबल कॉइन में रखना चाहते हो उस पैसे को आप हमेशा बिटकॉइन में भी रखा करो, ठीक है। और बिटकॉइन में रख के उसको साइड पे कर सकते हो, किसी सॉफ्ट वॉलेट में या किसी हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हो। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सोच सकते हो कि बेशक उसको आपने कुछ टाइम के बाद उससे ट्रेड करनी हो या कुछ भी करना हो या उसको इस्तेमाल करना हो उस पैसे को, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पे आप उसको एज अ स्टेबल कॉइन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर स्टेबल कॉइन अगले 1 साल के अंदर अगर स्टेबल कॉइन के हवाले से कोई हार्ड रेगुलेशंस आती हैं तो उस वक्त क्या होगा कि बिटकॉइन पंप कर जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री में भी ये चीज़ देखी गई है कि जब बीयूएसडी पे क्रैकडाउन हुआ था, बीयूएसडी जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है उस पर जब क्रैकडाउन हुआ था तो उससे पैसा निकला था, एकदम से लोगों ने उससे पैसा निकाला था। हालांकि वो डीपैक नहीं हुआ था, वो क्रैश नहीं हुआ था, वो जस्ट उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन ओपन हुई थी, उस पर काफ़ी सारी उसको रिस्क, उसके हवाले से रिस्क को पे डिस्कशन हुई थी। तो उस वक्त हुआ ये था कि पैसा सारा निकल के बिटकॉइन में चला गया था। तो इस तरह अगर स्टेबल कॉइन्स के हवाले से कोई हार्ड रेगुलेशंस आती हैं एकदम से, तो उसमें होगा ये कि बिटकॉइन की प्राइस पंप कर देगी। तो आप हमेशा बिटकॉइन, और बिटकॉइन वैसे भी, बिटकॉइन को अमेरिका भी कहता है कि कमोडिटी है, ठीक है। और कमोडिटी एक बहुत ही बड़ी समझ लो कि एक सलाहियत होती है, एक पॉजिटिव चीज़ होती है किसी भी चीज़ के अंदर। आप जब किसी चीज़ को कमोडिटी बोलते हो, जैसे गोल्ड है उसको कमोडिटी बोला जाता है, ठीक है। और मतलब जो कीमती मेटल्स होते हैं उनको कमोडिटी बोला जाता है, ठीक है। डायमंड हो गया, ये कमोडिटी है। तो इस तरह की चीज़ों को कमोडिटी बोला जाता है। इस तरह बिटकॉइन को भी कमोडिटी डिक्लेयर करता है, अमेरिका भी इस चीज़ को तस्लीम करता है। तो आप आने वाले टाइम में अपनी क्रिप्टो के अंदर अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की प्लानिंग इस तरह भी कर सकते हो कि इवन अगर स्टेबल कॉइन में भी अगर आप लेट्स सपोज कि आपके पास
$300 हैं और आप उनको डिवाइड करना चाह रहे हो उस पोर्टफोलियो को 3 डिफरेंट स्टेबल कॉइन्स में, ठीक है। अभी आप कोई भी क्रिप्टो भी नहीं बाई करना चाह रहे, लेकिन आप स्टेबल कॉइन्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, तो आप उसके 33% यूएसडीटी में रख लो, 33% किसी एक और स्टेबल कॉइन में रख लो, और 33% आप बिटकॉइन में रख सकते हो। इवन तो आपको ये हो सकता है कि बिटकॉइन क्रैश कर जाए, लेकिन फिर भी बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है कि अगर बिटकॉइन आप $30,000 पे बाई करते हो और वो क्रैश हो जाता है और क्रैश होकर $20,000 पर चला जाता है या $10,000 पर चला जाता है, तो फिर भी बिटकॉइन के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बिटकॉइन वापस एक टाइम स्पेन के बाद शायद वो $1,30,000 पे भी चला जाए, ठीक है। तो आपने बिटकॉइन के हवाले से कभी भी फिक्रमंद नहीं होना। बिटकॉइन में आपने जो भी पैसा ऐड कर दिया वो कभी भी लॉस नहीं हो सकता, ये बात आप मेक श्योर कर लें। आल दो कि उसको आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रखा हुआ है, किसी ऐसी जगह पे नहीं रखा हुआ कि जिस पे आप कह सको कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। कीज आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट में आपने रखे हुए, चाहे आपने किसी हार्डवेयर वॉलेट में रखे हुए, उसी क्रिप्टो को आप अपना कह सकते हो जिसके क्रिप्टो की कीज आपके पास है, जिस वॉलेट में आपने क्रिप्टो रखी हुई है उसकी कीज आपके पास हो। जितनी भी एक्सचेंज होती हैं, चाहे बाइनेंस हो, चाहे किसी भी तरह की एक्सचेंज हो, ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं। अब अगर बाइनेंस के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों की बात करते रहते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, हमेशा याद रखें कि बाइनेंस का जो ओनर है ना, सीजी, ये बहुत ही अच्छा फाउंडर भी है, ठीक है। ये बहुत ही एक हार्ड वर्किंग बंदा है और वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और एक होता है ना कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि लगे कि फंड निकल रहा है तो बंद कर दो एक्सचेंज को, इस तरह की। तो बाइनेंस इतनी जल्दी बंद होने वाला है नहीं, ठीक है। बाइनेंस पे पहली बात तो ये कि जो डील अब हुई है अमेरिका की, यूएस की और बाइनेंस के वाले से जो चार्जेस आए थे, उसमें डील ये हुई है कि यूएस ने ये कहा है कि Binance.com और Binance.US को ये इनका कोई आपस में लिंक नहीं होना चाहिए। नहीं, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि Binance.US जिसको अमेरिकन सिटीजन यूज़ करते हैं, है एक ही एक्सचेंज, लेकिन उसका वर्जन डिफरेंट है। Binance.US का वो अलग है और Binance.com अलग है। तो अमेरिका ये कह रहे हैं कि Binance.US में जो अमेरिकन सिटीजन का जो पैसा है वो Binance.com में नहीं जाना चाहिए, वो Binance.US में ही रहना चाहिए। और इस चीज़ पर, इस एग्रीमेंट पर SEC भी एग्री कर गया है और बाइनेंस भी इस चीज़ पर एग्री कर गया और वो चीज़ ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। और देखें, बाइनेंस के वाले से जब भी आप नेगेटिव न्यूज़ सुने ना, तो उसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि देखें, जितनी भी कोई बड़ी चीज़ होती है ना, तो उसके बारे में नेगेटिव खबरें जल्दी फैलती हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों ने मीडिया पे क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप मीडिया पे देखते हो ना, तो लोगों ने एक न्यूज़ बेचनी होती है। तो न्यूज़ हमेशा उसी चीज़ के बारे में बिकती है जिसका एक नाम होता है। आप पॉलिटिक्स में भी देखते हो, जिसका बड़ा नाम होता है उसके बारे में कोई वैसे छोटी सी बात होती है तो वो न्यूज़ में आ जाती है एकदम से, ठीक है। और इसी तरह से होता है कि कोई भी न्यूज़ है छोटी सी, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, उसके बारे में ट्रोल बनाए जाते हैं। जैसे अगर अब रशिया यूक्रेन वार चल रही है, तो रशिया यूक्रेन वार में सबसे जो एक सबसे बड़ी पर्सनालिटी कौन है, वो है रशिया का जो प्रेसिडेंट है, प्यूटन, ठीक है। अब प्यूटन के बारे में कुछ छोटी सी भी खबर होती है तो उसको सोशल मीडिया पे उसी वक्त ट्रोल कर दिया जाता है, उसके बारे में बहुत सारी खबरें फैलाई जाती हैं, बहुत सारी वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे ट्वीट्स एकदम से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम बिकता है। तो बाइनेंस का नाम बेसिकली बिकता है। इस वजह से आप सोशल मीडिया को एकदम से देख के ट्रिगर ना हो जाया करें बाइनेंस के हवाले से। इवन क्रिप्टो के हवाले से कोई भी आप न्यूज़ सुने, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सिर्फ बैड न्यूज़ की मैं बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव न्यूज़ की भी बात कर रहा हूँ। कि अगर आप जैसे ब्लैक रॉक ने ETF के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, अब इसको सुनते ही कुछ लोग एकदम से जो है ना, वो समझ लो कि पागल से हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुश हो गए कि यार एकदम से वो, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही कि यार बस अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि इसके पीछे क्या चीज़ें हैं। मतलब डीप रिसर्चेज में आप जो, तो बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन के ट्रू फॉलोअर हैं, या बिटकॉइन के जो एक तरह से मैक्सिमलिस्ट हैं, या बिटकॉइन के फंडामेंटल्स को जो समझते हैं, क्रिप्टो के फंडामेंटल्स को जो समझते हैं, वो लोग इस बात से खुश नहीं है कि ब्लैक रॉक जैसा बड़ी कंपनी जो प्राइस को मैनिपुलेट कर सके आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो अभी तो सबके लिए बहुत अच्छा है, इससे बड़ी न्यूज़ कोई नहीं है शॉर्ट टर्म के हिसाब से कि ब्लैक रॉक की ETF की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। इससे अच्छी न्यूज़ और इससे बड़ी न्यूज़ नहीं है क्रिप्टो के यूजर्स के लिए, या क्रिप्टो में जिन लोगों ने पैसा लगाया उन लोगों के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का विजन है, जैसे 4 साल का, 8 साल का, 12 साल का, 14 साल का, 20 साल का, जिन लोगों के इतने बड़े बड़े विजन है ना, वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे कि ब्लैक रॉक जैसी एक ऐसी कंपनी जो मैनिपुलेट कर सके, प्राइस मैनिपुलेशन कर सके। जैसे JP मॉर्गन एक बैंक है जिसके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब JP मॉर्गन क्या करता है ना कि आप गोल्ड की मार्केट को इजीली उसकी प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही होती है, कभी बहुत ऊपर चल जाए, तो अक्सर JP मॉर्गन जो है वो गोल्ड को शॉर्ट कर देता है। तो जब गोल्ड को शॉर्ट कर देता है तो गोल्ड की मार्केट क्रैश हो जाती है, और जब क्रैश हो जाती है तो बाद में वो नीचे से दोबारा से उसको लॉन्ग कर देता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। देखें, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन डेप्थ इन चीज़ों के हवाले से क्लैरिटी होती है जो समझनी पड़ती है। इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपने रिसर्च बेस्ड वीडियोस के तौर पर लिया होगा, और इस वीडियो को एज अ सिग्नल के तौर पे आप आने वाले 3-4 महीने के भी महीने के लिए भी इसको 3-4 5 मंथ्स तक आप इसको एज अ सिग्नल यूज़ कर सकते हो। देखिए, ओवरऑल आपको एक पिक्चर चाहिए होती है। रोज़ की जो अपडेट्स आ रही होती है ना, टॉप 5 आल्ट कॉइन्स टू बाय नाउ, और मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं, या मुख्तलिफ न्यूज़ आपको रोज़ दिखाई जा रही होती हैं, उनका इतना इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। उनका बहुत थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। असली इंपैक्ट उन चीज़ों का होता है जो, जैसे हमने पहले ही सुन लिया था कि 1 जून को हांगकॉन्ग में क्रिप्टो की बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी। तो ये जब हमने सुना था तो हमें पता था कि ये क्यों होगा और कितना इसकी वजह से एक इम्पैक्ट होगा मार्केट पे। तो उसका इम्पैक्ट था, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आगे भी रहेगा। तो ये असल न्यूज़ होती है। अब ये ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक की अब न्यूज़ अब आई है, अब लोग इसको हो सकता है 1 महीने के बाद भूल जाएं। लेकिन जिन लोगों, जो रिसर्चर होते हैं, जो क्रिप्टो के यानी कि एक अंदर
उनको एक डीपली रिसर्च करके चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे और उसके मुताबिक आगे आने वाले फैसले करेंगे, अगले 4-5 महीने तक करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 मंथ तक इसके इम्पैक्ट को देखेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो नहीं देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा। जो डेवलपिंग, ये बेसिकली एक डेवलपिंग स्टोरी है। 5 जून को ये स्टार्ट हुई थी और आप आज की डेट देख सकते हो, अभी तक ये चल रही है और आगे भी ये चलती रहेगी इसी तरह से, ठीक है। चाहे ब्लैक रॉक का जो ETF है अप्रूव हो या ना हो, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी चल पड़ी है और ये चलती रहेगी आगे। और आपने इसकी रूट्स को इसकी हिस्ट्री मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपको इसकी हिस्ट्री का बताओ, इसके स्टार्टिंग पॉइंट का बताओ, इसकी डेवलपिंग स्टोरी में जितनी भी स्टोरीज इसके साथ ऐड थी उनका भी बताओ, तो फिर आगे की स्टोरी आपको समझने में आसानी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इसलिए लगी होगी। लाइक कर दें लाजमी से और कमेंट करके बताएं कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाजमी से इसमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।